जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न इंडिया का सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है प्रमुख आंदोलन, घटनाएं एवं समझौते। तो दोस्तों, 1885 से लगाकर 1885 यानी कि कांग्रेस की स्थापना से लगाकर 1947 तक, 1947 यानी कि जब तक अपना देश आज़ाद नहीं हो जाता, इस टाइम पीरियड के बीच में जितने भी प्रमुख आंदोलन, घटनाएं एवं समझौते हुए हैं, इन सभी को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं गारंटी से बोलता हूँ ऐसा संग्रह आपको किसी भी किताब या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब करी गई थी। कांग्रेस की स्थापना मैंने अभी बताया कि हम 1885 से लगाकर 1947 तक पढ़ने वाले हैं। तो कांग्रेस की स्थापना करी गई थी 1885 में। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में करी गई थी। और किस स्थान पर? तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में करी गई थी। इसके संस्थापक थे ए.ओ. हुम। ए.ओ. हुम का पूरा नाम क्या था? एलन ऑक्टेवियन हुम। और ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। और दोस्तों, याद रखना, दादा भाई नेहरू ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया और पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ठीक है। और हम बात करें कि कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए थे बदरुद्दीन तैयब जी। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे। ठीक है। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और इसी क्रम में पूछा जाएगा कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ये जो बेसिक क्वेश्चन है ये आपको पता रहना जरूरी है। नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो बताइए 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में किया गया। दोस्तों, बंगाल विभाजन किया गया 1905 में। और किस वायसराय के शासनकाल में? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में किया गया बंगाल विभाजन। ठीक है। तो देखिए, हमने पढ़ा कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्या हुआ था? तो 1857 की क्रांति हुई थी। और लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भी मैंने आपको बता दिया कि लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना करी गई थी। ठीक है। अब बंगाल विभाजन की हम बात कर लेते हैं। तो बंगाल विभाजन करने का उद्देश्य क्या था? तो देखिए, हिंदू और मुसलमानों की एकता को तोड़ना जो है ये बंगाल विभाजन का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है। और जब बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, तो बंगाल को दो भागों में तोड़ा। कौन कौन से भागों में तोड़ा? तो एक पश्चिमी बंगाल और दूसरा पूर्वी बंगाल। ठीक है। और जो पश्चिमी बंगाल है इसमें पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा को रखा गया। ठीक है। और पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल और असम राज्यों को रखा गया। ठीक है। और पश्चिमी बंगाल की राजधानी बनाई गई कलकत्ता। और इसकी जनसंख्या की यदि हम बात करें तो जनसंख्या कितनी थी? 5,40,00,000 जनसंख्या थी पश्चिमी बंगाल की। ठीक है। और जो पश्चिमी बंगाल था ना, ये हिंदू बाहुल्य वाला एरिया था। मतलब इसमें हिंदुओं की संख्या सबसे ज़्यादा थी, मुसलमान बहुत कम थे, मात्र 90 लाख मुसलमान थे। पूर्वी बंगाल की हम बात करेंगे तो पूर्वी बंगाल की राजधानी बनाई गई ढाका के लिए। और यहाँ की जनसंख्या 3,10,00,000 थी। ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम थे, मतलब ये मुस्लिम बाहुल वाला एरिया था। और इसमें हिंदू कितने थे? तो मात्र 1,20,00,000 हिंदू थे। ठीक है। अब बंगाल विभाजन से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? तो देखिए, बंगाल विभाजन करने का उद्देश्य क्या था? तो हिंदू और मुसलमानों की एकता को तोड़ना इसका प्रमुख उद्देश्य था। और उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन वायसराय था। जो बंगाल विभाजन है ये कब लागू हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ। और दोस्तों, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू होते ही संपूर्ण देश में रोष और विरोध की लहर फैल चुकी थी। ठीक है। और दोस्तों, जो 16 अक्टूबर की डेट है ना, तो 16 अक्टूबर 1905 को भारतीयों ने शोक दिवस के रूप में मनाया। ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है
कि रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। भारतीयों ने रक्षाबंधन दिवस मनाया। हिंदू भाई ने मुस्लिम भाई को राखी बांधी और मुस्लिम भाई ने हिंदू भाई को राखी बांधी अपनी एकता को दिखाने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाने के लिए। ठीक है, बताया अंग्रेजों को कि हम एक हैं, हमें आप अलग मत कीजिए। ठीक है, और बंगाल विभाजन के अवसर पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक प्रसिद्ध गीत लिखा था। कौन सा? अमार सोनार बांग्ला। और जो अमार सोनार बांग्ला गीत है ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। बताइए कि बंगाल विभाजन के पश्चात कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो दोस्तों बंगाल विभाजन के पश्चात स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पड़ा? तो स्वदेशी आंदोलन मैंने बताया कि बंगाल विभाजन के बाद शुरू किया गया, तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पर पड़ा था? बंगाल पर पड़ा था। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो स्वदेशी आंदोलन है ये बंगाल विभाजन के विरोध में कब शुरू किया गया था? तो ये 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता से अपने देश की वस्तु अपनाना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। 7 अगस्त 1905 को शुरू किया गया था। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना करी गई थी 1906 में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ करी गई थी? तो ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना करी गई थी। डिटेल की बात करें तो दोस्तों बंगाल विभाजन की घोषणा के पश्चात मुसलमानों का एक शिष्टमंडल जिसमें 36 लोग शामिल थे, आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। ठीक है, इस शिष्टमंडल ने केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय निकायों में मुसलमानों के पृथक निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी। ठीक है, और मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। ठीक है, और एक फैक्ट पूछा जाता है एग्जाम में कि मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में कब शामिल हुए थे? तो 1913 में शामिल हुए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन कब और किस अधिवेशन में हुआ? तो दोस्तों कांग्रेस का विभाजन हो जाता है 1907 के सूरत अधिवेशन में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कांग्रेस का विभाजन होता है 1907 में। ठीक है, और सूरत अधिवेशन में हुआ। ठीक है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? रास बिहारी घोष ने। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन 2 दलों में होता है, नरम दल और गरम दल में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो नरम दल के नेता थे उनको उदारवादी या फिर नरमपंथी नेता कहा जाता था। ठीक है, और जो गरम दल के नेता थे उनको गरम दल का नेता ही कहा जाता था। अब देखिए, जो उदारवादी या फिर नरमपंथी नेता हैं उनके नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, या फिर छांटने के लिए दे दिए जाते हैं कि निम्न में से कौन सा गरमपंथी नेता है या फिर नरमपंथी नेता है। तो प्रमुख उदारवादी या फिर नरमपंथी नेताओं की बात करें तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और गोपाल कृष्ण गोखले, ये नरमपंथी नेता हैं। ठीक है, गरम दल के नेता एक बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो इन तीनों को कहा जाता है लाल, बाल और पाल। ठीक है, और एक और थे अरविंद घोष। तो ये 4 प्रमुख गरम दल के नेता थे, और भी थे लेकिन ये नाम प्रमुख हैं और यही एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किस ब्रिटिश जज पर बम फेंका था? तो इन्होंने किंग्सफोर्ड नाम का एक जज था, इस पर बम फेंका था। ठीक है, हम डिटेल से समझ लेते हैं। सबसे पहले खुदीराम बोस का पूरा नाम क्या था? शाहिद खुदीराम बोस। और भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले ये सबसे युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक न्यायाधीश DH किंग्सफोर्ड पर बम फेंक दिया था। ठीक है, लेकिन ये किंग्सफोर्ड मरा नहीं था, ये बच गया था। ठीक है,
तो प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्मदाह कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी, और खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल भेज दिया गया था। ठीक है, और इस घटना को क्या कहा जाता है, तो मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कहा जाता है इस घटना को। फिर 11 अगस्त 1908 को 18 साल की आयु में खुदीराम बोस को फांसी पर लटका दिया जाता है, और खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी बन जाते हैं। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। जितने भी मैंने आपको फैक्ट बताए हैं ना, ये सारे फैक्ट एज अ क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, और सारे फैक्टों को क्वेश्चन बनाना मतलब क्वेश्चन की संख्या को बढ़ा देना है। ठीक है, हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्वालिटी। एक ही जगह पर सारे फैक्ट यदि मिल जाते हैं तो चीज़ें याद हो जाती हैं अच्छे से। ठीक है, और लंबे समय तक ये सारे फैक्ट याद रहते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो आपको कंटेंट की क्वालिटी और आपके बहादुर सर की मेहनत यदि अच्छी लग रही है ना, तो वीडियो को अभी के अभी आप लाइक कर दीजिए। बताइए, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? देखिए दोस्तों, जो बंगाल का विभाजन है ये कब रद्द होता है, तो 1911 में रद्द होता है। ठीक है, और किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल विभाजन रद्द होता है, तो लॉर्ड हॉर्डिंग के शासनकाल में बंगाल विभाजन रद्द होता है। देखिए, बंगाल विभाजन मैंने बताया था कि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय शुरू हुआ, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू होता है। ठीक है, फिर इसका राजनीतिक विरोध हुआ था बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो राजनीतिक विरोध के कारण लॉर्ड हॉर्डिंग के शासनकाल में 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है, या फिर बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके और साइंस को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी ई बुक्स लॉन्च हो गई हैं। ठीक है, और इसी क्रम में यदि आप यूपी से बिलोंग करते हैं और यूपी जीके को पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी इन सभी ई बुक्स को परचेस कर सकते हैं और अपनी स्टडी को मजबूत कर सकते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस भारत कब आए? तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस लौट कर आए थे 9 जनवरी। कब? 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, अब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटकर भारत आ चुके हैं। ठीक है, तो बताइए कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने बताया कि 9 जनवरी 1915 को ये भारत लौट कर आए, और इसीलिए हम 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 में शुरू किया गया, और इस सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था, तो नील की खेती करने वाले किसानों को न्याय दिलाना इसका प्रमुख उद्देश्य था, और गांधी जी का ये पहला सफल सत्याग्रह था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस आंदोलन में सबसे पहले भूख हड़ताल को एक हथियार की तरह प्रयोग किया था? तो सबसे पहले गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में भूख हड़ताल को एक हथियार की तरह प्रयोग किया था। इन्होंने मजदूरों के लिए 21 दिन की भूख हड़ताल करी थी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो होम रूल आंदोलन भारत में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, होम रूल लीग या फिर आंदोलन की बात करें तो होम रूल आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रथम भारतीय प्रतिक्रिया थी, जो आयरलैंड के होम रूल लीग से प्रेरित थी। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो राजनीतिक, शिक्षा और सार्वजनिक बैठकों आदि के माध्यम से सुशासन प्राप्त करना। और होम रूल लीग की शुरुआत 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा करी गई थी। देखिए, हम बात करें कि 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है कि बेलगांव या फिर पुणे होम रूल लीग की स्थापना या फिर शुरुआत किसने करी थी? बाल गंगाधर तिलक ने। और मद्रास होम रूल लीग की शुरुआत करी थी एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट है, भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो भारत में होम रूल लीग की अवधारणा ली गई है आयरलैंड देश से। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, और कांग्रेस के किस अधिवेशन में ये बनी थी?
तो कांग्रेस के 1917 के कोलकाता अधिवेशन में, ठीक है, याद रखना 1917 के कोलकाता अधिवेशन में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष यदि पूछा जाएगा ना तो आप कहेंगे सरोजिनी नायडू बनी थी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी के द्वारा भारत कोकिला उपनाम दिया गया? तो भारत कोकिला उपनाम जो है ये सरोजिनी नायडू को दिया गया, ठीक है, और किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया, ठीक है। देखिए सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनती हैं, ठीक है, और किस अधिवेशन में बनती हैं? तो ये कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्ष बनी थी। और याद रखना सरोजिनी नायडू जो हैं ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। कौन से राज्य की राज्यपाल बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की बनी थी। इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी को, इसलिए इनके जन्म के उपलक्ष्य पर हम हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं हम? 13 फरवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और याद रखना कविता लेखन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए महात्मा गांधी जी ने इनको भारत की कोकिला या फिर दी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया नाम दिया था। तो ये सरोजिनी नायडू से सारे फैक्ट याद रखना है। एक और क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सरोजिनी नायडू के द्वारा नहीं लिखी गई? आप सरोजिनी नायडू के द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी गई हैं ये हमें पता चलेगा। तो दी ब्रोकन विंग ये सरोजिनी नायडू की किताब है। दी गोल्डन थ्रेशोल्ड ये भी सरोजिनी नायडू की किताब है। दी वर्ड ऑफ टाइम ये भी सरोजिनी नायडू की किताब है। लेकिन गार्डनर ये किताब सरोजिनी नायडू की नहीं है, क्योंकि गार्डनर जो किताब है ना ये किताब लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है, याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये किताब लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया? तो सबसे पहले भारतीय तिरंगा किस महिला ने फहराया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा मैडम भीकाजी रुस्तम कामा ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और कब फहराया था? तो 1907 में, ठीक है। और कहाँ पर फहराया था? तो स्टुटगार्ट जर्मनी में। स्टुटगार्ट जर्मनी में इन्होंने सबसे पहले भारतीय तिरंगा फहराया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा मैडम भीकाजी कामा ने करी थी, ठीक है। और पेरिस इंडियन सोसाइटी की बात करें तो यह एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना मैडम भीकाजी कामा के द्वारा 1905 में करी गई थी। और कहाँ पर? फ्रांस के पेरिस में इसकी स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय उपद्रव का पिता कहा जाता है। और बाल गंगाधर तिलक को भारतीय उपद्रव का पिता कहा किसने? ये क्वेश्चन भी बनेगा। तो वैलेंटाइन चिरोल ने, मैं लिख देता हूँ, वैलेंटाइन चिरोल ने जो है इनको भारतीय उपद्रव का पिता कहा। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखी है? तो गीता रहस्य नामक जो पुस्तक है ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखी, ठीक है। और किस भाषा में लिखी? भाषा पूछी जाती है तो मराठी भाषा में ये किताब लिखी गई। इस किताब का प्रकाशन हुआ 1915 में। और बाल गंगाधर तिलक ने ये जो किताब है ये कहाँ पर लिखी है? तो ये किताब लिखी है बर्मा की मांडले जेल में, याद रखना, ठीक है। बर्मा की मांडले जेल में इन्होंने इस किताब को लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ने निम्न में से कौन सी किताब जेल में लिखी? तो इन्होंने गीता रहस्य नामक जो किताब है ये बर्मा की मांडले जेल में लिखी थी, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा कब दिया? तो स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ये नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने। और ये नारा दिया गया 1916 में। नेक्स्ट है, गणपति उत्सव की शुरुआत 1894 में किसके द्वारा करी गई? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गणपति उत्सव की शुरुआत करी गई, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसने आम लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए शिवाजी महोत्सव की शुरुआत करी? तो गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव दोनों की शुरुआत किसने करी? बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों, शिवाजी महोत्सव की हम बात करें, ये जो उत्सव है ये महान मराठा योद्धा राजा शिवाजी के सम्मान में महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्योहार है। और बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र के लोगों में गर्व और देशभक्ति की भावना पैदा करने और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए 1895 में इस उत्सव की शुरुआत करी थी। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करें तो बताइए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो केसरी नामक समाचार पत्र जो है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। देखिए दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने दो प्रमुख समाचार पत्र प्रकाशित किए, एक तो केसरी और दूसरा मराठा। और ये मतलब आम समाचार पत्र नहीं है, इन समाचार पत्रों ने भी क्रांति करी है। ठीक है, ऐसे समाचार पत्र हैं। तो देखिए, जो केसरी नामक समाचार पत्र है ये 1881 में प्रकाशित हुआ। किस भाषा में? भाषा तक पूछी जाती है, तो ये मराठी भाषा में प्रकाशित हुआ था। और इनका एक मराठा समाचार पत्र था, ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, मराठा की एक बार भाषा पूछी गई कि किस भाषा में प्रकाशित हुआ, तो लोग मराठी लगाकर आ गए थे। कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, इनका केसरी समाचार पत्र मराठी भाषा में और मराठी समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से कब कहा जाने लगा? तो दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से मशहूर हो गए कब? जब ब्रिटिश सरकार ने उनको रैंड हत्या मामले में आरोपी बनाया और इसी मामले में इनको जेल भी भेजा था। ठीक है, तब से ये लोकमान्य यानी कि लोगों के प्रिय नेता के नाम से मशहूर हो गए थे। अच्छा, ये रैंड हत्या मामला क्या है, इसको जानना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए, बात है 1897 की। 1897 में बम्बई और पुणे प्लेग बीमारी की चपेट में आ गया था। ठीक है, तब पुणे में पदस्थ था एक सहायक कलेक्टर, इसका नाम था मिस्टर रैंड। तो मिस्टर रैंड ने प्लेग बीमारी का प्रसार रोकने के लिए कई सारे क्रूर तरीकों को अपनाया। बीमारी तो ये रोकना चाहता था, लेकिन ऐसे क्रूर तरीके जो कि बिल्कुल भी अपनाना सही नहीं है। देखिए, बीमारी से जो ग्रसित लोग थे उनके घरों को जलाया जाने लगा। ठीक है, यहाँ तक कि जो लोग रोग से प्रभावित हैं, बीमारी से ग्रसित हैं, उन लोगों की गोली मारकर हत्या करी जा रही थी। जैसे अभी कोविड आया, कोविड से भी लोग पीड़ित थे। ठीक है, पॉजिटिव थे, तो लॉकडाउन किया जा रहा था। ऐसा तो नहीं कि भैया जो पॉजिटिव हो उसको मार दो, अब फैलेगा ही नहीं रोग। ठीक है, तो ये सारे क्रूर तरीकों का प्रयोग कर रहा था मिस्टर रैंड। तब बाल गंगाधर तिलक हीरो की तरह सामने आते हैं और अपना समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं केसरी नाम से। और इस समाचार पत्र में इन्होंने इन क्रूर तरीकों का विरोध किया। ठीक है, और केसरी समाचार पत्र के प्रकाशन के बाद लोग समझे। ठीक है, और लोगों ने मिस्टर रैंड और उनके सहयोगी की हत्या कर दी। ठीक है, अब हत्या तो करी लोगों ने, लेकिन बाल गंगाधर तिलक पर हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया कि आपने ही लोगों को उकसाया है अपनी केसरी समाचार पत्र के माध्यम से। मैंने कहा था ना कि इनके समाचार पत्र भी क्रांति ला देते हैं। ठीक है, तो केसरी समाचार पत्र के माध्यम से लोगों को उकसाने का आरोप इन पर लगाया गया और 28 महीनों की कैद की सजा भी इनको सुनाई गई। ठीक है, और इनको ये घटना हुई। ठीक है, तो ये लोगों की नज़र में हीरो बन गए। ठीक है, और जेल से निकले ना, तो इनको लोकमान्य की उपाधि दी गई। और लोकमान्य की उपाधि का अर्थ क्या होता है? लोगों का प्रिय नेता। ठीक है, तो ये कई सारी घटनाएं हुई हैं जो हमें नहीं पता, लेकिन जानना जरूरी है। क्वेश्चन बिल्कुल डीपली पूछे जाने लगे हैं आजकल एग्जाम में। बताइए, रॉलेट एक्ट को कब पारित किया गया? तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ 21 मार्च 1919 में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, काला कानून के नाम से प्रसिद्ध कौन सा एक्ट है? तो रॉलेट एक्ट को ही क्या कहा जाता है? काला कानून कहा जाता है। ठीक है, इसी क्रम में बताइए, नो अपील नो दलील का कानून किसे कहा जाता है? तो नो अपील नो दलील का कानून जो है ये रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। अब रॉलेट एक्ट से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। मार्च 1919 में अंग्रेजों ने भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलने के लिए ये कानून बनाया था। ठीक है, और इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? 21 मार्च 1919 को लागू हुआ। और रॉलेट एक्ट का आधिकारिक नाम क्या था? अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919।
इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया और इसी कानून के तहत क्या हुआ, तो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। ये फैक्ट याद रखना। इसी कानून के तहत में 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई तो लोग जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, ठीक है। और इसी का कारण बना था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन घटित हुआ था, तो ये 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैंने बताया था कि रॉलेट एक्ट के तहत पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, सत्यपाल के लिए और सैफुद्दीन किचलू के लिए, ठीक है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था रॉलेट एक्ट के तहत में। तो इन नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जनता जो है इनमें आक्रोश पैदा हो गया था, ठीक है। और रॉलेट एक्ट का फिर जनता विरोध कर रही थी। तो इस एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई, जहां पर लोग शांतिपूर्ण तरीके से रॉलेट एक्ट का विरोध जता रहे थे, ठीक है। लेकिन इन लोगों पर, जो कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे, इन लोगों पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, तो गोलियां चली तो 1500 लोग मारे गए थे, ठीक है। सरकारी रिपोर्ट तो कहती है कि केवल 379 लोग मारे गए थे, ठीक है, लेकिन 1500 लोग मारे गए थे। अच्छा, कांग्रेस ने उस समय जांच के लिए एक समिति बनाई थी, तो समिति ने कहा था कि 1000 लोग मारे गए हैं, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय पूछा जाएगा तो आप कहेंगे लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। और इस घटना की जांच के लिए कौन सा कमीशन नियुक्त किया गया था, हंटर कमीशन नियुक्त किया गया था। और एक और फैक्ट याद रखना, इस सभा की मुखबरी किसने करी थी, जनरल डायर से। तो ये गद्दार था देश का, हंसराज नामक गद्दार, उसी ने बताया था कि जलियांवाला बाग में लोग जो हैं रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, और डायर को इसी ने मुखबरी करी थी। ये देश का गद्दार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में हंटर कमेटी का गठन क्यों किया गया, तो मैंने बताया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन के संस्थापक बताइए, खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो अली बंधु जो हैं ये खिलाफत आंदोलन के संस्थापक थे। खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा के पद के समर्थन में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन था, ठीक है। उस समय तुर्की के खलीफा को सारे विश्व के मुसलमानों का धार्मिक गुरु माना जाता था और उनके ऊपर अंग्रेजों द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था। इस बुरे व्यवहार को लेकर भारत में मुस्लिमों ने अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन शुरू किया, ठीक है। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत तो करी थी अली बंधु ने, शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करी गई थी। बाद में इसका नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया गया। गांधी जी के द्वारा इसका नेतृत्व क्यों किया गया, क्योंकि गांधी जी चाहते थे मुस्लिम जो हैं वो भी अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाएं, ठीक है, और राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लें, ठीक है। मतलब गांधी जो हैं ये मुस्लिमों को राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया, तो असहयोग आंदोलन जो है ये अगस्त 1920 में शुरू किया गया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के नेतृत्व में अगस्त 1920 में की गई। ये आंदोलन अहिंसक होना था। इस आंदोलन में केवल जो भारतीय थे और भारतीयों को जो खिताब दिए गए थे, ठीक है, जो उपाधियां दी गई थी उनका त्याग करना था, सरकारी सेवाओं का त्याग करना था, विदेशी सामान का त्याग करना था और चुनावों का बहिष्कार करके अंग्रेजी सत्ता का विरोध करना था, ठीक है। और इसी के दौरान महात्मा गांधी जी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि कब लौटाई, तो देखिए दोस्तों, जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था इससे गांधी जी बहुत दुखी थे, लेकिन उस समय इन्होंने केसरे हिंद की उपाधि नहीं लौटाई थी। इन्होंने असहयोग आंदोलन आरंभ होने पर केसरे हिंद की उपाधि जो है ये लौटा दी थी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गांधी जी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा केसरे हिंद की उपाधि कब दी गई, तो गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी थी ब्रिटिश सरकार ने बोअर युद्ध के दौरान, ठीक है,
ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बोअर युद्ध की बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका के किसानों की लड़ाई थी। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में किसानों की लड़ाई थी और इसमें गांधी जी ने भी भाग लिया था। तो बोअर युद्ध जो है, इसके दौरान गांधी जी की सेवाओं के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा महात्मा गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चोरा की घटना कब घटित हुई थी? तो दोस्तों 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा की घटना हुई थी। क्या थी ये घटना? तो देखो दोस्तों, 5 फरवरी 1922 को यूपी के गोरखपुर जिले के चोरी चोरा नामक स्थान पर कुछ किसान एक जुलूस निकाल रहे थे। बिल्कुल सिंपल सा जुलूस था। ठीक है, लेकिन पुलिस वालों ने इस जुलूस पर गोली चला दी। बाद में क्या हुआ, ये जो किसानों की भीड़ थी ना, जुलूस जो निकाल रही थी, वो भड़क गई और एक पुलिस थाने में आग लगा दी। ठीक है, आग लगाने से क्या हुआ, 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ठीक है, याद रखना। और दोस्तों इसी घटना के कारण गांधी जी ने, याद रखना आप देखिए, 12 फरवरी 1922 को अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण लिया? तो चोरी चोरा की घटना के कारण। और कब लिया? तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लिया गांधी जी ने। देखिए, किस वर्ष गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? तो देखिए पूछा गया ना, तो 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया चोरी चोरा की घटना के कारण। बताइए, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने करी थी? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में, कब? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में हुआ। तो कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? महात्मा गांधी जी ने करी थी। कौन सा अधिवेशन है? तो बेलग्राम अधिवेशन। ठीक है, और बेलग्राम अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में हुआ था। और ये कांग्रेस का कौन से क्रम का अधिवेशन था? 40वें नंबर का अधिवेशन था। ठीक है, पूछा जाता है कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो कि छोटे से गांव में हुआ, तो वो बेलगांव अधिवेशन है। और ये बेलगांव जो है, ये किस राज्य में पड़ता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कर्नाटका राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? तो ये डकैती जो है 9 अगस्त 1925 को हुई थी। ठीक है, और काकोरी नामक स्थान पूछा जाता है कहाँ पर है? तो यूपी के लखनऊ जिले में है काकोरी नामक स्थान। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि काकोरी ट्रेन षड्यंत्र की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और खालिस्तान के द्वारा करी गई थी। तो ये जो षड्यंत्र है इसकी कल्पना करी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां के द्वारा। ठीक है, हम डिटेल से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो काकोरी ट्रेन षड्यंत्र जो है यह एक ट्रेन डकैती थी। ठीक है, और ये डकैती हुई थी 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा ये डकैती करी गई थी। ठीक है, इस डकैती में कौन कौन से क्रांतिकारी शामिल थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खां थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, केशव चक्रवर्ती थे और मुकुंदी लाल थे, बनवारी लाल थे। ठीक है, लेकिन याद रखना दोस्तों कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह जो हैं, इनको काकोरी के षड्यंत्र के आरोप में 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई थी। ठीक है, देखिए फांसी कितने लोगों को दी गई थी? काकोरी ट्रेन षड्यंत्र में 3 लोगों को। लेकिन कितने क्रांतिकारी शामिल थे? तो लगभग 6-7 क्रांतिकारी जो हैं इसमें शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में भारत आए उस कमीशन का नाम बताइए जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। तो भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए कौन सा कमीशन आया था? साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, साइमन कमीशन को हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो इस कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा वर्ष 1927 में और सर साइमन के नेतृत्व में करी गई थी। इस कमीशन में 7 सदस्य थे। ठीक है, और ये भारत कब आया? तो 1928 में भारत आया। ठीक है, और इसका मुख्य काम क्या था? भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना इसका मुख्य काम था। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों में से एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इस कमीशन का बहुत ही व्यापक तरीके से
के से विरोध किया और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए। ठीक है, और इस कमीशन को भारतीयों ने व्हाइट कमीशन कहा क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे के सारे गोरे थे, व्हाइट थे, अंग्रेज थे। ठीक है, इसी कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में जो लाला लाजपत राय थे उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किस नेता ने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ठीक है, और बारदौली सत्याग्रह 1928 में गुजरात में हुआ एक किसान आंदोलन था। इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उस समय प्रांतीय सरकार ने लगान में 30% की वृद्धि कर दी थी। इसी के विरोध में ये सत्याग्रह शुरू हुआ था। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो देखो दोस्तों, इनको सरदार की उपाधि तो महात्मा गांधी जी ने दी थी, लेकिन किसके कहने पर? तो बारदौली की महिलाओं के कहने पर दी थी। ठीक है, और सरदार की उपाधि बारदौली सत्याग्रह में उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1931 को पूर्ण स्वराज्य की घोषणा करी गई थी? तो पूर्ण स्वराज्य की घोषणा करी गई 31 दिसंबर 1929 को, और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में इसकी घोषणा करी गई। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने सहयोगियों ने भाग लिया? तो दांडी मार्च में गांधी जी के साथ में 78 सहयोगियों ने भाग लिया था। इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। तो हम बात करें दांडी मार्च की, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नमक कानून के विरोध में गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से लेकर गुजरात के दांडी तक चलकर नमक कानून का विरोध किया गया। ठीक है, और ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। इसमें कुल 241 मील की दूरी तय की गई थी। कई बार ये दूरी भी पूछी गई है एग्जाम में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? तो देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा है? दांडी मार्च पढ़ा है। ठीक है, और दांडी मार्च हमने पढ़ा है कि 12 मार्च 1930 को ये शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसी के साथ यानी कि दांडी मार्च के साथ ही शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, और सेम डेट को ये शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? तो गांधी इरविन समझौता जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। अब दोस्तों, जो गांधी इरविन समझौता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, तो इसको हम कंप्लीटली डिस्कस कर लेते हैं। गांधी इरविन समझौता भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। ठीक है, और ये जो समझौता है ना, ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। ठीक है, गांधी इरविन समझौते के अनुसार महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन अपना स्थगित कर दिया था और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए ये सहमत हो गए थे। ठीक है, देखिए मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ। देखिए, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। ठीक है, और 1930 में तो गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो गांधी जी पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए नहीं पहुंचे थे। तो लॉर्ड इरविन को लगा कि गांधी जी तो आ ही नहीं रहे, तो लॉर्ड इरविन ने कहा गांधी जी से कि जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होने वाला है 1931 में, आप इसमें भाग लीजिए। ठीक है, तो गांधी जी ने कहा कि नहीं भैया, हम भाग नहीं लेंगे, हमारी कुछ मांगे हैं, 11 सूत्रीय मांगे, यदि आप इन मांगों को पूरा करते हैं तो हम दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। इरविन ने देखा कि यार ये लिस्ट तो बहुत ही लंबी है। ठीक है, यदि हम इस लिस्ट को मान लेंगे, इन 11 सूत्रीय मांगों को यदि हम मान लेते हैं तो हमारी भी 3 शर्तें हैं। ठीक है, 3 शर्तें कौन कौन सी हैं? एक तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को आप समाप्त कर दीजिए, और कांग्रेस जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन आए, ये कहा इरविन ने, और ब्रिटिश सामान का जो आप बहिष्कार कर रहे हैं उसका बहिष्कार आप ना करें। ठीक है, तो गांधी जी ने कहा ठीक है, यदि आप हमारी 11 सूत्रीय मांगों को मान रहे हैं ना,
तो हम भी आपकी इन 3 शर्तों को मान लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है गांधी इरविन समझौता हो जाता है और गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन चले जाते हैं। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी के केवल कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो गांधी जी केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे 1931 वाला। ठीक है, और गांधी इरविन समझौता जो है इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। दिल्ली समझौता इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि 5 मार्च 1931 को जो है दिल्ली में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए इसको दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। बताइए, क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा कब दी गई थी, तो इनको फांसी की सजा जो है ये 23 मार्च 1931 को दी गई थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर, लाहौर की सेंट्रल जेल में इनको सजा दी गई थी। और सजा क्यों दी गई थी, तो देखिए, एक तो इन्होंने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जो था कौन, जॉन सैंडर्स की इन्होंने हत्या करी थी और इन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। लेकिन इन्होंने बम कहाँ पर फेंका था, जहां पर कोई नहीं था, जहां पर खाली स्थान था, वहां पर इन्होंने बम फेंका था। और बम फेंका इन्होंने क्यों था, इनका उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं था और किसी की मतलब जान गई भी नहीं थी। इनका उद्देश्य था अंग्रेजों के कानों में एक खबर पहुंचाना कि अभी हम हैं। ठीक है, आप इतनी ज़्यादा मनमानी मत कीजिए। ठीक है, तो इनका उद्देश्य कुछ ऐसा था। ठीक है, नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। भगत सिंह को फांसी सुनाने वाला न्यायाधीश का नाम पूछा जाता है, तो भगत सिंह को फांसी सुनाने वाले न्यायाधीश का नाम था जीसी हिल्टन। ठीक है, और मैंने बताया कि इनको भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दे दी गई, तो 23 मार्च, कब, 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे गई थी। ठीक है, एक्चुअल में इनको फांसी की सजा तो होनी थी 24 मार्च को। ठीक है, सजा सुनाई गई थी 24 मार्च की, लेकिन अंग्रेज इतने डरे थे, इतना खौफ था, ठीक है, कि कुछ लफड़ा ना हो जाए, कोई और क्रांतिकारी इनको छुटाने ना आ जाए या फिर यही कुछ लफड़ा ना कर दें, इसलिए इनको एक दिन पहले 23 मार्च को ही इनको फांसी दे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो मैं नास्तिक क्यों हूँ, वाई आई एम एथिस्ट, किस स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा है, तो ये आत्मकथा है यानी कि ऑटोबायोग्राफी है भगत सिंह की, पूछी जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित हुआ था, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुए थे, लंदन में आयोजित हुए थे। अब हम तीनों गोलमेज सम्मेलन की बात कर लेते हैं। तो अंग्रेज सरकार के द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए। ठीक है, पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ 12 नवंबर 1930 को, दूसरा हुआ 7 सितंबर 1931 को, तीसरा हुआ 17 नवंबर 1932 को। और कौन से भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो वो थे अंबेडकर साहब, और महात्मा गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से महिला प्रतिनिधि के रूप में सरोजिनी नायडू को शामिल किया गया। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, ये पूछा जाता है कि पहले गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, दूसरे के समय कौन थे, तीसरे के समय कौन थे। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, तो इनका नाम आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था, तो पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी जी और BR साहब अम्बेडकर के बीच में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, पूना पैक्ट से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो किस किस के बीच में हुआ था, तो अम्बेडकर साहब और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। कब हुआ था, 24 सितंबर 1932 को। कहाँ पर हुआ था, तो ये समझौता पुणे की यरबदा सेंट्रल जेल में हुआ था। ठीक है, और इस समझौते का परिणाम क्या निकला, तो केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों को 18% बढ़ा दिया गया और प्रांतीय विधानमंडलों में भी दलित वर्ग के लिए आरक्षक सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 147 कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग किस वर्ष करी थी, तो देखिए दोस्तों 1940 को। ठीक है, 1940 को मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन है वो कहाँ पर हुआ था,
तो 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, ठीक है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। और इसी अधिवेशन में 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भूदान आंदोलन शुरू किया गया था विनोबा भावे के द्वारा, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा, ठीक है। भूदान आंदोलन की हम बात करें तो ये 1951 में आचार्य विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? तो जितने धनी जमींदार थे उनको भूमिहीन किसानों को अपनी भूमि का एक हिस्सा दान करने के लिए राजी करना था, ठीक है, मतलब धनी लोगों के लिए, ठीक है। और एक फैक्ट याद रखना कि भूदान आंदोलन के तहत सबसे पहले भूमि दान करने वाले पहले व्यक्ति, आपसे पूछा जाएगा नाम इनका क्या था, तो आप कहेंगे रामचंद्र रेड्डी इनका नाम था, जिन्होंने भूदान आंदोलन के तहत में अपनी भूमि दान करी थी, ऐसे पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कौन सा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के जो नेता थे उनको गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था, ठीक है। तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बात करें डिटेल की, तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन चूंकि 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया, इसलिए इसको अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। एक फैक्ट है, इसको आप याद रखना, भारत छोड़ो यानी कि क्विट इंडिया का नारा किसने दिया? तो भारत छोड़ो यानी कि क्विट इंडिया ये नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय लॉर्ड लिनलिथगो जो हैं ये भारत का वायसराय था। क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो क्रिप्स मिशन जो है ये मार्च 1942 में भारत आया था। और इस मिशन का नेतृत्व किसने किया था? स्टैफोर्ड क्रिप्स ने। किसने? स्टैफोर्ड क्रिप्स ने इस मिशन का नेतृत्व किया था। इस मिशन का उद्देश्य क्या था? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश युद्ध के लिए भारतीयों का सहयोग और समर्थन प्राप्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक यानी कि ऐसा चेक जिसकी डेट निकल चुकी है या फिर उत्तर दिनांकित चेक कहा? तो ये किसने कहा था दोस्तों? महात्मा गांधी जी ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके तहत गठित की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत की संविधान सभा जो है ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन कब भारत आया? तो ये 1946 में भारत आया। एक और क्वेश्चन है इसी प्रकार का, माउंटबेटन योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई? तो माउंटबेटन योजना जो है ये प्रस्तावित करी गई 1947 में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना बनाई थी, ठीक है। याद रखना, माउंटबेटन योजना किससे संबंधित है? तो ये भारत विभाजन से संबंधित है। मतलब इस योजना के अनुसार अपने देश भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया जाना था। और ब्रिटिश सरकार ने जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया और परिणाम स्वरूप अपना भारत जो है भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो जाता है, ठीक है। 2 अलग अलग देश बन जाते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 15 अगस्त को। या फिर भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। और पाकिस्तान कब स्वतंत्र हुआ? एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को, ठीक है। तो पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कहा था ना 1885 से लगाकर, मतलब कांग्रेस की स्थापना से लगाकर 1947 तक, जब तक अपना देश स्वतंत्र नहीं हो जाता, सभी फैक्टों को, जितनी भी घटनाएं, समझौते, आंदोलन जो जो भी हुआ है ना, सबको डिस्कस करेंगे। और मैंने किया, बिल्कुल आसान भाषा में डिस्कस किया,
डिटेल में डिस्कस किया। यदि आपको कंटेंट की क्वालिटी और आपके बहादुर सर की मेहनत अच्छी लगी हो और यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार का बेस्ट कंटेंट पढ़ना, तो आप हमारी करंट अफेयर्स की, स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक, साइंस की बुक और यूपी जीके की ई बुक को परचेस कर सकते हैं। इन सभी ई बुक्स का लिंक कहाँ पर मिल जाएगा आपको? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यदि आप अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपनी स्टडी को मजबूत करना चाहते हैं, तो आप हमारी इन सभी ई बुक्स को अभी के अभी परचेस कर लीजिए। एक क्वेश्चन है आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। भारत में होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? ठीक है, और कब शुरू किया गया? आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लगाइए। ठीक है, मैं सभी के कमेंट रीड करता हूं और मैं खुद व्यक्तिगत सभी के रिप्लाई भी करता हूं और मैं देखना चाहता हूं कि मेरे बच्चे कितना वीडियो अच्छे से देख रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट कीजिए और आपको वीडियो कैसा लगा, कंटेंट की क्वालिटी, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।